ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। नाज़रीन, आज का हमारा एपिसोड नंबर 10, द ब्रिजेस अमेरिका के एपिसोड नंबर 10 में आपका खैर मकदम है। आज के हमारे मेहमान हैं बड़े दमदार, बड़े धूमदार साहब, जिनकी आवाज़ चारों तरफ गूंजती है, और उनका नाम है भानु प्रताप सिंह। तो ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और ये आज हमारे साथ हैं, और हम आज इनसे हिंदुस्तान के जो आज हालात हैं उस पर बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम कुछ हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात करेंगे। तो भानु प्रताप सिंह साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, यू आर वेलकम। तो चलें, आपके हमने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, तो आज अब मुझे आप बताइए कि आपने जो अपनी पार्टी बनाई है, ये उसका पूरा नाम और उसका कब आपने बनाई, और आप उस पार्टी के अंडर में क्या करना चाह रहे हैं? देखिए मैम, मैं हल्की सी 1 मिनट में एक बैकग्राउंड बताऊंगा। हमने 2008 में एक सामाजिक संगठन बनाया था, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन, इंग्लिश में उसको कहते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमने उसके तहत गांव-गांव जाके काम किया। तकरीबन 10,000 गांव में हमने रेगुलर जाके काम किया। मैं अपनी गाड़ी से जाता था, मेरे साथ मेरे 4 और साथी रहते थे, सुबह खाना बना के ले जाते थे। तो करीब 7-8 बजे हम पहली मीटिंग करते थे किसी भी गांव में जाके, और उसके बाद 2-3 गांव में मीटिंग करी, और इसके अलावा और किए। तब से लेकर लगातार हम काम करते रहे। तकरीबन 10,000 गांव में हमने ये काम किया। तो हम लोगों को जा के समझाते थे कि भाई आपको किस तरह से इकट्ठे रहना चाहिए, किस तरह से सरकारी जो नीतियां हैं उनका लाभ किस तरह से लेना चाहिए, और सरकार जो मशीनरी है, शासन प्रशासन काम नहीं करता तो आपको किस तरह से जो है उससे अपना काम कराना चाहिए, कैसे जो है जो भ्रष्टाचार वगैरह सब चला, इससे कैसे मुकाबला करना चाहिए। इस तरह से हमने लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो उसके बाद में हमारा पॉलिटिकल पार्टी बनाने का विचार पहले से ही था, तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर साथियों ने कहा कि भी आप इसकी घोषणा करो। तो हमने 26 नवंबर 2013 को अपनी पार्टी की हमने घोषणा की। पार्टी का नाम रखा हमने राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी। लेकिन हमने 2017 में पहली बार यूपी में कुछ सीटों पर हमने चुनाव लड़ा। उसके बाद में यूपी में बाई इलेक्शन हुआ तो हमने उसमें चुनाव लड़ा, और फिर उसके बाद में 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में हमने मणिपुर से, इनर मणिपुर जो सीट है, वहां से हमारे मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मिस्टर सेंजुम नंदेश्वर, उनको हमने इलेक्शन फाइट कराया। और बाकी में हमने हर जगह जो बीजेपी के अगेंस्ट में कोalition थे, विशेषकर उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, हमने उनको सपोर्ट किया। हमने अपने कैंडिडेट नहीं। इस बार जो है जो इलेक्शन होने वाला है, जो 2022 का चुनाव होगा, इस 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होगा, लेकिन हम 4 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा सीटें हैं, उन सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और जो पंजाब में जो 117 विधानसभा सीटें हैं, उन सभी पर हम लड़ेंगे। इसी तरह से उत्तराखंड में जो है वहां पर भी हम लड़ेंगे, और मणिपुर में जो है वहां भी हम लड़ेंगे, क्योंकि मणिपुर में हमारा स्ट्रक्चर सारी सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, मणिपुर में हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। और ये जो बाकी उत्तराखंड और ये उत्तराखंड में भी हम मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे। वो देखना पड़ेगा कि परिस्थिति। आप किसी के साथ सीट अरेंजमेंट नहीं कर रहे? नहीं, सीट अरेंजमेंट में ऐसा है कि अगर कुछ ऐसा लगता है कि हमारी विचारधारा के, मैं मानता हूं कि हमारी विचारधारा का कोई होगा नहीं, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी विचारधारा पर, उस मिशन को लेकर हम चल रहे हैं। तो उससे मेल खाता कोई मुश्किल ही होगा। लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए, अगर उत्तर प्रदेश में हमें कहीं गठबंधन, अगर सम्मान पूर्वक गठबंधन हुआ, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप
ये करके अब मतलब बीजेपी बीजेपी ये जो इतने सारे पार्टियां हैं उनका वोट बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि उसका फायदा बीजेपी को होगा। ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। ये धारणा एक गलत धारणा है कि अगर वो लोग खड़े हो जाएंगे तो बीजेपी को वोट मिलेगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इसे क्यों कह रहा हूं कि हम जितना सोचते हैं पब्लिक भी सोचती है, और पब्लिक को अगर लगता है कि भाई यहां अगर वोट देंगे, ये वोटें हो सकता है इसके बटने से बीजेपी जीत जाए, तो पब्लिक अपने हिसाब से वोटिंग करती है। ये पिछले मेरा जो है तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस ये है। अब स्थिति यह है, यहां पे जो एक तरह से मैं आपको उदाहरण लेता हूं उत्तर प्रदेश का। अब जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी राज कर रही है 4.5 साल से। ये बाकी जो 6-7 महीने इनके रह गए हैं, 8 महीने रह गए हैं। इससे पहले जो है जो राज रहा वो समाजवादी पार्टी का रहा, उससे पहले मायावती का रहा। तो बीएसपी का जो राज था वो भी 4 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री रही। ठीक इसी तरह से 4-5 बार समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे, और ये बीजेपी रही है। लेकिन इनमें से किसी ने भी जो जनता के लिए काम करना चाहिए था वो नहीं किया, वो काम किसी ने नहीं किया। अगर आप इन सबका जो है पिछला खाका उठा के देखते हैं तो भ्रष्टाचार ज्यों की त्यों था, सांप्रदायिकता ज्यों की त्यों थी, गुंडागर्दी ज्यों की त्यों थी, किसी का महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं। और अगर मैं आपको कहूं, इतना समझें इसको, कि माना बीएसपी के राज में कोई काम भ्रष्टाचार में 2 रुपए में होता था, तो समाजवादी के राज में वो 3 रुपए में हो गया। और बीजेपी के राज में तो 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, मतलब जैसा है वो उस हिसाब से। अब दिक्कत यह है कि बीएसपी के राज में जो जिन लोगों की वजह से बीएसपी पार्टी सत्ता में आई थी, जो आज भी बीएसपी की ताकत है, उनको कुछ नहीं मिला। माननीय बहन जी ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। आप प्रदेश की में और लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी पार्टी की रीढ़ हैं, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है, जिनके दम पर आज आप दुनिया में जानी जा रही हैं, आपकी पहचान है, आप उन्हें इग्नोर कैसे कर सकते? उन्हें नहीं करना चाहिए। दूसरा, समाजवादी पार्टी के राज में, समाजवादी पार्टी के राज में जो बीएसपी से जुड़े हुए लोग थे, विशेषकर जाटव और चमार समाज के लोग, उनके प्रति इतनी घृणा समाजवादी पार्टी ने फैलाई कि जिन लोगों का प्रमोशन कर दिया गया था, करीब 30-40 हजार लोगों का डिमोशन किया समाजवादी पार्टी ने। तो कैसे इसे भूला जा सकता है? ये मतलब ये काम तो बीजेपी ने भी नहीं किया जो समाजवादी पार्टी ने कर दिया कि डिमोशन किया। प्रमोशन हुआ बीएसपी के राज में, और उससे पहले भी हुआ। मतलब जिन लोगों का 95 के आसपास से 96 के आसपास से प्रमोशन हो चुका था, इन्होंने समाजवादी पार्टी वालों ने आके तकरीबन 30-40 हजार लोगों का डिमोशन कर दिया। माना जैसे कोई सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर था, उसका जो है आपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर दिया या सिंपल इंजीनियर कर दिया। इस तरह से जो डिमोशन किया। और एक और सबसे बड़ी जो बात समाजवादी पार्टी ने की, ये बड़ी खतरनाक स्थिति कि हर डिपार्टमेंट में, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में लिख दिया कि जाटव और चमार का कोई काम नहीं करना है। ये घृणा समाजवादी पार्टी ने फैलाई कि नहीं, लेकिन किसी भी ऑफिस में जाइए कि नहीं, कौन है भाई, अगर पता लग जाए जाटव चमार, नहीं भाई काम ही नहीं होने का किसी हालत में। तो ये जो चीज करी, ये तो मतलब आप समझिए कि फिर आप में और बीजेपी में अंतर क्या है, फिर आरएसएस में और आप में अंतर क्या रहा। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी तो जिस कदर घृणा फैला रही है, चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो, मतलब वो तो अभूतपूर्व है। जो कल्पना नहीं कर सकते वो सब कुछ ये सब कर रहे हैं। ये स्थिति, मुझे लगता है कि बीजेपी ने इतनी ज्यादा हेट्रेड और घृणा फैलाई है मुसलमानों के खिलाफ कि आई थिंक वो बैकफायर कर रही है, और अब वो सोच रहे हैं कि यूपी में उनको सीटें दें मुसलमानों को। वो संभव नहीं है मैम, वो संभव नहीं, ये नौटंकी है। हालांकि मतलब समाज के लोगों को समझना चाहिए, मुस्लिम समाज के लोगों को समझना चाहिए कि जो तुम्हारे प्रति इतनी घृणा फैला रहे हैं। और अभी बिल्कुल रिसेंट की 3-4 दिन वाली बात मैं बता रहा हूं, अभी मेवात में एक आसिफ नाम के लड़के को जो मारा है, और उसके बाद में जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो उन्होंने फिर मीटिंग करी उन गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए, जिसमें करणी सेना के लोग हैं। और जो करणी सेना के लोग, जिस तरह से उसका जो अध्यक्ष सूरजपाल करके है, वो घृणा फैला रहा है, कह रहा है कि हम घर में घुस के मारेंगे और हमने मारा है, इसमें क्या दिक्कत है, हम ऐसे ही काट देंगे। और फिर उसके बाद में उसके जो समर्थक हैं वो जिस तरह से कर रहे हैं, मतलब कल मैंने एक वीडियो देखा, द नेशन करके यूट्यूब चैनल है, उस पर दिखाया गया
उसने मतलब वो ये कह रहा है कि हमारे अध्यक्ष जी यानी सूरजपाल अगर हमें आदेश करें तो हम मुसलमानों के घर में घुस के उनकी महिला, जो गर्भवती महिला है, उनके पेट से बच्चों को निकाल के हम मार देंगे, हम तो ये इतनी वो ताकत रखते हैं। इस तरह की जो भाषा है, तो ये जो घृणा फैलाई जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये जो है कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं घृणा फैलाने का। नफरत की राजनीति के अलावा, धर्म की राजनीति के अलावा इनके पास कुछ नहीं। आज की तारीख में जो कोरोना में जिस तरह से इन्होंने लोगों का जनसंहार किया, ये शब्द मेरे नहीं है, नरसंहार शब्द इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूज किया है कि अगर आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे तो ऑक्सीजन के बिना जो लोग मर रहे हैं वो मरने नहीं, मारे जा रहे हैं, नरसंहार किया जा रहा है लोगों को। नरसंहार का मतलब जेनोसाइड हो गया एक तरह से। जी, जेनोसाइड। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, मतलब ये मेरे शब्द नहीं है, आप समझ लीजिए कि क्या हालत है। और ये उसी सिलसिले में की है कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, दवाई नहीं है, इन सारे उसमें जो उसने शब्द इस्तेमाल। तो जो ये सब कुछ हुआ है, बीजेपी के पास वोट नहीं है। और 3 सर्वे यूट्यूब चैनल्स ने किए हैं, एक तो है लाइव टीवी, एक उसने किया है, उस पे जो है 83% जो लोग हैं बीजेपी के खिलाफ है। उनका कहना है कि आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी जीत नहीं सकती। एक जो चैनल है वो उसके तो तकरीबन 2.25 करोड़ लोग जो है उसके सब्सक्राइबर हैं, ललन टॉप, उसने जो किया उसमें 81% और फिर दोबारा उसमें दिखाया तो 71% बीजेपी के खिलाफ हैं लोग। उन्होंने कहा कि अगर अभी चुनाव हो तो नहीं होगा। एक DS4 करके चैनल है, उसमें 93% लोग बीजेपी के अगेंस्ट में हैं। ये स्थिति है आज की तारीख। मगर उनके पास ईवीएम है, हालांकि मेरे ख्याल में ईवीएम इज नॉट वर्किंग फॉर देम, क्योंकि वेस्ट बंगाल में देखें कि वो निकली कैसे। इसका मैम थोड़ा सा है इसको समझने के। जी, ये बिल्कुल सच है कि उनके तो पास इनको वो हुई है ईवीएम के होते नहीं, उसमें देखिए ये क्या चालाकी कर रहे हैं, ये एक बड़ा वो है, इसको हर कोई समझ नहीं पा रहा। देखिए ये राज्यों में बहुत कम इस्तेमाल इसका जो है ईवीएम का करते हैं। इनके लिए जो है राज्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए क्या है सेंटर महत्वपूर्ण। तो सेंटर में क्या है, आप देखिए कि किसान आंदोलन के जो चल रहा है, तो कृषि बिल जो लेके आए, ये कृषि बिल स्टेट का मसला था, सेंटर का तो कोई मसला नहीं था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिए। ठीक इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश का जो मतलब रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो टैक्स इकट्ठा होता है, जीएसटी के माध्यम से उसको सेंट्रलाइज कर लिया। और सेंट्रलाइज करने के बाद जो स्टेट का जो रेवेन्यू था वो स्टेट को दिया नहीं। मतलब आपने जो है जीएसटी करके और जो स्टेट का भी टैक्स है वो भी अपने पास में रख दिया। तो सेंटर में रहने से ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है, स्टेट कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट को तो गवर्नर के माध्यम से किसी भी तरह से वो अपने कब्जे में रख सकते हैं और मतलब कोई स्थिति नहीं है। दूसरी बात यह है उत्तर प्रदेश इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में ये ईवीएम का इस्तेमाल करें। अगर ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसलिए जरूरी है, आज की तारीख में गुजरात की जगह पर उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुका है और वहां पे 403 सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, इसलिए उसके लिए ये कुछ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो बीजेपी की जमानत जब तो होनी है, 50 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी उत्तर प्रदेश में 403 में से। चले आपके मुंह में घी शक्कर। चले, थैंक यू मैम। ऐसा है कि मैं ये सोच रही थी कि ये जो भी हालात हुए हैं पिछले दिनों में, तो क्या हमारा कानून ऐसा नहीं है कि जो सेंटर के खिलाफ या होम मिनिस्टर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करा दी जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो ले सकती है, इवन हाई कोर्ट को भी पावर है, सुमोटो एक्शन ले सकते हैं। दिक्कत ये हो गई है कि हर जगह पर ये आरएसएस के माध्यम से इस बीजेपी ने, मोदी सरकार ने जो हिंदुत्ववादी मानसिकता के लोग हैं उनको बिठा दिया। मैं बहुत लेटेस्ट उदाहरण आपको देता हूं, इससे आप समझ जाएंगे कि स्थिति क्या है। अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जस्टिस अरुण मिश्रा को। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, अभी 2 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं और उनको बना दिया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन। और वो प्रो बीजेपी हैं, प्रो बीजेपी, प्रो आरएसएस, प्रो हिंदुत्व।
मतलब मोदी के हिसाब से, मोदी के लिए वो काम करते रहे हैं। उनके सारे जजमेंट अगर आप सुप्रीम कोर्ट के देख लें तो उसमें आपको ये सारी चीजें, अब ऐसे व्यक्ति को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना दिया। सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी स्थिति हो रही है कि उसमें कई जजेस इसी तरह के हैं जो आप सरकार के खिलाफ कुछ भी वहां से हासिल नहीं कर सकते। यही हाल कई हाई कोर्ट का। हालांकि हाई कोर्ट्स ने तो बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो दिए हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास किए हैं, चाहे वो बॉम्बे की चाहे यू कहें कि बॉम्बे की जो औरंगाबाद ब्रांच है हाई कोर्ट की, उसने बहुत अच्छे, उसने उस पर भी दिया था, तबलीगी जमात वाले पे भी बहुत अच्छा डिसीजन दिया था। अभी फिर इस कोरोना काल में जैसी स्थिति है उसके विषय में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, नीचे मद्रास हाई कोर्ट है, तो भिन्न भिन्न हाई कोर्ट है, इवन गुजरात हाई कोर्ट ने बड़े अच्छे जजमेंट दिए हैं। हर जगह जब इनके आदमी, सीबीआई में इनके आदमी, ईडी में इनके आदमी, आप समझिए कि जो आइए मतलब यहाँ पे सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है उसके माध्यम से जो सिविल सर्वेंट जाते हैं हर डिपार्टमेंट में, इन्होंने उसको बाईपास करके सीधे तकरीबन 400 पोस्टों पर जो आप समझिए एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर, वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर डायरेक्ट अपने लोग, आरएसएस के लोग इन्होंने अपॉइंट कर दिया। अन्यथा कानून में, आईपीसी में भी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारे प्रावधान हैं, सारी चीजें हैं। अच्छा ये बताइए, ये मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कोई आज नहीं हो रही है, ये बहुत पहले सारा बनाया गया था। ये पूरा प्लानिंग जो है बड़ी पुरानी प्लानिंग है, और जहां जैसे जैसे मैं देख रही हूँ कि ये हो रहा है, चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, मुझे अमित शाह की वो बात याद आती है हमेशा, जब पहला उन्होंने वो जीता था 2014 का इलेक्शन, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम अब यहाँ 50 साल के लिए आए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैम। अगर देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरे अपने देश की जनता को कहना चाहूंगा, ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको समझना चाहिए। केवल वही नहीं है, इसके साथ में आप देखिए उन्होंने कहा कि 50 साल तक जो है राज करेंगे। इसके अलावा इनके जम्मू कश्मीर के प्रभारी रहे एक नाम मुझे ध्यान नहीं है, माधवन शाद करके है, एग्जैक्ट इस समय नाम ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा था कि हमें सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। ये जो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तान की जो मिडिल क्लासेस हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी लोग जिन्हें कहते हैं, और दानिशमंद लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? दे आर अलाउइंग इट टू हैपन। वो कुछ नहीं कह रहे कि ये क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा वो बता दूं, जो साक्षी महाराज की बात रहेगी कि साक्षी महाराज जो उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं, 2019 के चुनाव के दौरान उन्होंने ये कहा था कि अगर बीजेपी 2019 का चुनाव जीत गई तो 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। ये बहुत गंभीर मसला है मैम, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर 2022 तक बीजेपी को उखाड़ के नहीं फेंका गया तो आप मान लीजिए कि 2024 के बाद ना तो 2024 का चुनाव होगा लोकसभा का, और ना ही 2024 के बाद में इस देश में चुनाव होंगे। यहां राजतंत्र स्थापित हो जाएगा, कर दिया जाएगा। बुद्धिजीवी कुछ लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित रूप से काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से जितनी भी मेहनत हो सकती है वो कर रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं बोल भी रहे हैं। लेकिन जिस स्तर पर बुद्धिजीवी लोगों को बाहर सड़क पर निकलकर आना चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि सीए एनआरसी के विषय में आंदोलन चला, वो देशव्यापी आंदोलन था, मैं उस आंदोलन में पूरी तरह से शामिल रहा, पूरे देश में कई स्टेट्स में मैं गया, बहुत बड़ा आंदोलन था। आप उस आंदोलन की मतलब ताकत का अंदाजा इस तरह से लगाइए कि बिहार में बेगूसराय से करीब 20 किलोमीटर आगे एक लखमनिया जगह है, वहां पे मैं गया, और मैं वहां पे समस्तीपुर में मीटिंग करके रात को 10 बजे पहुंचा। आप समझिए, मैं 10 बजे जब पहुंचा तो तकरीबन 40,000 लोग मेरा इंतजार कर रहे थे रात के 10 बजे, और उसमें भी मुझे सबसे बड़ी हैरानी और सबसे बड़ी खुशी हुई, तकरीबन 20 से 25,000 केवल महिलाएं थी, जो आसपास के गांव से आके इकट्ठी हुई, क्योंकि मीडिया तो इनके कब्जे में है, जो मीडिया है इनकी भाषा बोलता है, जो भी कुछ था सोशल मीडिया ने उसका दिखाया। इसके अलावा जैसे आप देखें, दिल्ली दंगों का हुआ तो कोई नहीं बोला। दिल्ली दंगों में जितनी सारी चीजें हुई, उसके बाद जिस तरह से लोगों को, जिन्होंने सीएनआरसी में आंदोलन में भाग लिया, उन सबको अरेस्ट किया गया, तकरीबन 2000 लोग आज भी जेल में बंद हैं, कोई नहीं बोला। ये जो पार्टियां जिनकी मैं बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, इनके मुंह पे ताले लगे हुए थे।
क्या डर है इनको? क्या इनकी फाइल खुली हुई है? इनको सीबीआई का, ईडी का और इनकम टैक्स का डर है? जो भी डर है, अगर डर है तो फिर राजनीति क्यों कर रहे हो? और अगर डर है तो तुमने बुरे कर्म किए हैं, तुमने भ्रष्टाचार किया है, तो फिर जब तुम भ्रष्ट हो, बीजेपी भ्रष्ट है, तुम भ्रष्ट हो और वो भी भ्रष्ट है, तो फिर फर्क ही क्या रह गया है? कोई फर्क तो है नहीं। कई आईएएस ऑफिसर हैं रिटायर्ड, जो प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस और भी क्लास 1 ऑफिसर, वो कोई बात होती है तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखते हैं। तुम्हारी चिट्ठियों का क्या होना, रद्दी की टोकरी में जानी है। आप चिट्ठी लिख रहे हैं, ठीक है, एक पता लग रहा, लेकिन चिट्ठी लिखने से काम नहीं होगा, अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। आंदोलन सड़क पर होता है, जन आंदोलन जब तक नहीं बनेगा तब तक बीजेपी को उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा, और जन आंदोलन सड़क पर बनता है। और वो लोग ऐसे हैं कि उनमें से कोई भी व्यक्ति, किसान आंदोलन, आप समझिए 7 महीने होने जा रहे हैं, 6.5 महीने हो चुके, ये किसान आंदोलन में भी उनमें से कोई व्यक्ति शामिल होता मुझे तो दिखाई दिया। तो ये जो नीति है, इसमें बिना सड़क पर आए संभव नहीं है, और ये जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा, जब तक होने वाला नहीं है। और बीजेपी को उखाड़ के फेंकना ही इस देश को बचा पाना है। बीजेपी नहीं उखाड़ के फेंकी गई तो ये देश बचेगा नहीं मैम, किसी भी सूरत में। अब आप देखिए कि जिस समय लोग गैस के लिए तरस, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, बेड के लिए तरस रहे हैं, उस समय 20 से 23 हजार करोड़ की लागत से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो दिल्ली में इंडिया गेट से और राष्ट्रपति भवन के बीच का, राजपथ का दोनों तरफ का है। नई संसद बनाई जा रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर एक अच्छे से इंटीरियर डिजाइनर को बुला के इसी को तरीके से मॉडिफाई अंदर से करा दिया जाता, तो इसी में 800-900 लोगों को बैठने की वो हो जाती, कोई जरूरत नहीं थी। जो 1 करोड़ में हो जाता, ज्यादा से ज्यादा 50-100 करोड़ में हो जाता, इससे ज्यादा नहीं होता। दूसरा, जो बिल्डिंग है, इतनी बढ़िया बिल्डिंग है, जिसमें नेशनल म्यूजियम की बिल्डिंग है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो आर्ट सेंटर है उसकी बिल्डिंग है, आपका ये देखें, आपका कृषि भवन है, शास्त्री भवन है, उद्योग भवन है, निर्माण भवन है, उपराष्ट्रपति हाउस है, ये सारा का सारा, इवन उसमें जो शायद वो भी आ रहा है, विज्ञान भवन में शायद आ रहा है। इन सबको, इतनी बढ़िया बिल्डिंग्स को तोड़ के आप नई बिल्डिंग बना रहे हो, क्या मतलब पागलपन है। एक ही एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा, और इस देश में लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना, मनुस्मृति को संविधान के रूप में यहां पर स्थापित करना। वही मनुस्मृति जिसमें शूद्रों को और शूद्रों के साथ में महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं की स्थिति बिल्कुल शूद्रों की तरह है, उनको गुलाम बना के रखना, अपने पैरों के नीचे दबा के रखना, ये सारी चीजें हो रही। मैं उसी पॉइंट पे आने वाली थी अभी, कि ये बताएं आप कि जो दलित हैं वो इतने डिवाइडेड क्यों है। मेरा ख्याल था कि सिर्फ मुसलमान डिवाइडेड है, मगर दलित भी डिवाइडेड है। अब जैसे बीएसपी है, एसपी है, आप हैं, उदित राज है, ये सब डिवाइडेड क्यों है? नहीं, देखिए मैम, इनमें बहुत लोगों के अपने स्वार्थ हैं, इसमें कोई सीधी मतलब कोई शक की बात नहीं। अब जैसे मैं आपको कहूं, अगर बीएसपी की बात कहें तो बीएसपी का सारा मिशन क्या था? बीएसपी का अगर आप शुरू से मिशन देखें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था, जो बहुजन समाज का मिशन था, मान्यवर साहब काशीराम जिसे लेके चले, वो मिशन था। बहुजन में क्या था? एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी, ये पूरा बहुजन था मान्यवर साहब काशीराम जी की नजर में। इसको लेके चले साहब जब तक थे, हालांकि उन्हीं के समय मायावती जी ने अपना मनमर्जी चलानी शुरू कर दी थी, अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे ब्राह्मणों का इसमें प्रवेश हुआ, ब्राह्मणों का प्रवेश हुआ। आप ये मानिए कि जहां ब्राह्मण का प्रवेश हो जाएगा, ये बड़ा कड़वा सच है, उसका बेड़ा गर्क होना निश्चित है। उसका फिर वो जो मिशन, जिस मिशन के लिए होता, वो मिशन नहीं रहेगा, फिर वो हिंदुत्ववादी एजेंडे पे आ जाएगा। अब आपकी आज की तारीख में क्या, जब से सतीश चंद्र मिश्रा का इसमें प्रवेश हुआ बीएसपी में, ये बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी थी, वो ब्राह्मण समाज पार्टी बनकर रही, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी नहीं रही। और इसमें जो कुछ हो रहा है, जैसे सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं, वो हो रहा। दूसरा, जो आईटी सेल है, जो सारी विचारधारा फैलाता है, वो सतीश चंद्र मिश्रा के शायद दामाद हैं, कुछ है, वो ब्राह्मण है, उनके कंट्रोल में है। तो ये जो स्थिति होगी, और जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज के लोग, विशेषकर ओबीसी समाज के जितने भी लोगों को जोड़ा था, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 18-19 लोग थे, एक एक करके सबको मायावती जी ने वहां से बाहर निकाल दिया। अब केवल एक है जिनको मायावती जी ने जोड़ा, वो कौन है? सतीश चंद्र मिश्रा, बस। तो ब्राह्मण समाज पार्टी बन के रहे, ये बहुजन समाज पार्टी। तो दूसरा, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी पे किसका कंट्रोल है? कहने के लिए
अखिलेश यादव जी का या मुलायम सिंह जी का। मुलायम सिंह जी के समय में तब भी थोड़ा सा आप कह सकते थे, आज की तारीख में सारा जो कौन बैठे हैं उसमें भी वही बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, मिश्रा बैठे हैं, कंट्रोल उनका है। तो जिस विचारधारा को आप लेकर चले, जो बहुजन की विचारधारा है, आपने उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। रही जो इनकी है, आपकी जिनकी बात करें आप, रामराज की, जिनको उदित राज कह रहे हैं, ये पहले रामराज थे। हमने इनके साथ में 96, 97, 98 में हम लोगों ने इनके साथ में काम किया। और मैं जो संगठन इनका रहा, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा। इनके बाद में जब इन्होंने उसको तोड़ दिया, ठीक है ना, तो इनका भी लालच सत्ता का ही था। अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने जब बिल्कुल इनको घास नहीं डाली तो उसके बाद में कांग्रेस में आ गए। भाई आपका अपना अस्तित्व क्या है? अच्छा ये बताइए कि इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे पूरे पूरे मुल्क पर इनका राज हो गया है और वाकई में देयर इज नो ऑपोजिशन, कोई ऑपोजिशन नाम की चीज ही नहीं है। जैसे मतलब उसके लोग हैं जो कांग्रेस है या यही बहुजन है या ये समाजवादी पार्टी है, मगर कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई लीडर नहीं खड़े होकर के चैलेंज कर सकता। नहीं, देख उसका एक कारण जो मुझे समझ में आया, मैं देखिए कांग्रेस और बीजेपी इनमें कोई अंतर नहीं। कांग्रेस अगर बोलती है तो भी कोई बात नहीं है, नहीं भी बोले तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं। इसको आप इसी उदाहरण से समझे मैम, जितने भी काम आज बीजेपी कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, ये सारे काम की शुरुआत कांग्रेस ने की थी 91 से लेकर, और उसके आगे लगातार वही सब करते रहे। चाहे वो GST का मसला हो, चाहे वो आधार कार्ड का मसला हो, चाहे वो FDI का मसला हो, और चाहे आप मतलब ये जितनी भी चीजें की गई हैं, ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा था। हालांकि उन्होंने इस तरह से नहीं मतलब किया जिस तरह से बीजेपी कर रही है। ये तो मतलब पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, जिस तरह से तानाशाह के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। ये जरा वो खुल के कर रहे हैं, वो जरा पीछे कर। हाँ बिल्कुल, लेकिन हकीकत ये है, ये लोगों को समझने की जरूरत है कि बीजेपी में और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इतना ही अंतर है, एक जो है आराम से चुपचाप कर लेता है, एक जूता मार के काम करता है, जबरदस्ती करता, तानाशाही पे करता। एक सॉफ्ट हिंदुत्व है और दूसरा जरा वैसा। बस। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाने के लिए ये राहुल गांधी इलेक्शन के दौरान मंदिरों मंदिर जाते हैं, यही सब है ना सारी चीजें। और अपने आप को कहते हैं जनेऊ वाले ब्राह्मण, वो दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या ये देश ब्राह्मणों का ही है? करोड़ में कहूं तो 135 करोड़ की आबादी में से 110 करोड़ लोग तो बहुजन समाज के लोग रहते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप सिर्फ जनेऊ वाला दिखाने के लिए, हिंदुत्व दिखाने के लिए वो सारी चीजें करते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं बहुजन समाज के, उनको समझना पड़ेगा नंबर 1 कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं। नंबर 2, जो आपके भी दल हैं, चाहे वो BSP हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये भी आपके किसी काम के नहीं, किसी भी तरह से किसी काम के नहीं। जैसे एक उदाहरण से मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी का एक मैंने बताया कि किस तरह से उन्होंने लगातार कर दिया कि जाटव और चमार का कोई काम नहीं करना, और डिमोशन किया। SC का जो डिमोशन उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। दूसरा, अगर आप देखें, जो एक समाजवादी पार्टी ने वादा किया था उत्तर प्रदेश में 14% या 18% मुस्लिमों को रिजर्वेशन देने के लिए, नहीं किया, इनिशिएट भी नहीं किया। होना नहीं होना तो बाद की बात थी, इनिशिएट भी नहीं किया। एक उन्होंने कहा था जो बेगुनाह बच्चे मुस्लिम समाज के हैं, जो जेलों में बंद है, उनके खिलाफ जो FIR है उनको रद्द कराएंगे, उनको बाहर निकालेंगे, वो भी नहीं किया। तो मतलब आप काम जो कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं? आप कर तो कुछ भी नहीं रहे हैं। दूसरी बात, अब स्थिति यह हो गई है कि अब आप इतने डरे हुए हैं कि आपकी बोलती भी बंद हो गई है, आप आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं, आप बोल भी नहीं पा रहे हैं। मायावती जी तो यहां तक कि जो बीजेपी की भाषा है, बीजेपी की भाषा बोल रही है, बीजेपी के हिसाब से ये यूं कहो कि बीजेपी के लिए काम कर। तो ये भी जो लोग हैं, ये भी लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनकी भी जो कोई नस दबी हुई है, जो कोई फाइल खुली हुई है, जिसका CBI का, ED का, उसका जो है डर है इनको। तो भाई अगर ये डरपोक लोग हैं तो डरपोक लीडरशिप नहीं चाहिए, यहां लीडरशिप चाहिए सीना तान के, आंखों में आंखें डाल के, सच को सच कह सके, उसे मरने की चिंता ना हो, उसे बर्बाद होने की चिंता ना हो। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, निडर लीडरशिप नहीं आएगी, तब तक कुछ होना नहीं। तो ये पब्लिक को भी सोचना जी। अच्छा, मैंने आपसे 2 सवाल पूछने। नंबर 1, लक्षद्वीप के बारे में बताइए, क्या कर रही है?
लक्षद्वीप के विषय में जिस तरह से इन्होंने जाके वहां पर सब कुछ किया है, जो गंद फैलाई है बीजेपी ने वहां पर प्रशासक को भेजकर, मैं समझता हूं जिस कदर विरोध हो रहा है, और एक ऐसी जगह जिसकी संस्कृति अपनी है और वहां किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसे संभाल के रखना है। इनको तुरंत प्रशासक को लक्षद्वीप से वापस बुलाना चाहिए। जो इन्होंने वहां पे आदेश दिए हैं, वो चारों के चारों आदेश या कानून जो भी हैं उनको पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, और लक्षद्वीप की जैसी पहले व्यवस्था थी उसको वैसे ही छोड़ना चाहिए। मैं लोगों को बता दूं कि लक्षद्वीप जो है वो 95% मुस्लिम है। हाँ, मैं जानता हूं मैडम, 95 मुस्लिम है और मैक्सिमम केरल से रिलेटेड है, वो वहां से संबंधित लोग हैं वहां। ये बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन वो हमारे देश का एक बहुत खूबसूरत बिल्कुल बिल्कुल, मगर ये इसीलिए तो शरारत कर रहे हैं कि 95% मुसलमान है। सीमेंट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं मैम, ये वहां पर सीमेंट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उसको पूरा बर्बाद करना चाहते हैं, और ये यही कर रहे हैं। इनका काम ही यह है कि जहां कोई खुशहाल जगह हो, हरी भरी जगह हो, वहां पर उसको तबाह कर दो और उसका वो कर लो। जैसे मैं एक उदाहरण अब आपको देता हूं, एक अभी मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बक्सावा का जो जंगल है, 2.25 लाख पेड़ वहां काटने की बातें हो रही हैं। वहां पे कहते हैं कि पता नहीं 3 करोड़ कैरेट का लगभग वहां पे, एग्जैक्ट मुझे उसकी क्वांटिटी मालूम नहीं है, वहां पे कोई हीरा है, हीरा दबा हुआ, उसको निकालना है जो 1000 फीट से नीचे है। उसके लिए 2.25 लाख जो पेड़ हैं वो काटे जाएंगे, जिसमें महुआ के पेड़ हैं और बड़े कीमती पेड़ हैं। वहां का इकोलॉजिकल सिस्टम जो वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा अगर उसको करने दिया गया वहां पर। और दूसरा, 382 हेक्टेयर जो वहां का एरिया है, वो जो आदित्य बिरला ग्रुप इनको दिया गया है, उसको वहां पर खोद के तबाह करना चाहते। तो इनका मतलब यह है कि पैसे के लिए, अपने लाभ के लिए कुछ भी तबाह हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां तकरीबन 16 गांव के आदिवासी जो लोग हैं, 16 गांव हैं आदिवासियों के, जो जंगल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लोग वहां का विरोध कर रहे हैं। तो इनका मकसद केवल एक है कि पैसा कमाओ। इनके हिसाब से तकरीबन 10 लाख करोड़ का वहां पर वो हीरा है जिसे निकालने की बात करें। अच्छा, एक लास्ट, इस सेगमेंट का जो लास्ट सवाल है वो ये कि क्या ममता बनर्जी मोदी को चैलेंज कर सकती हैं? नहीं, ममता बनर्जी ने जो चैलेंज करके दिखाया है वहां पे जो है उनकी पोजीशन के लिए, विल शी बी इंटरेस्टेड? नहीं, पोजीशन के लिए मैं नहीं कह सकता, पर मुझे ऐसा लगता है इस स्थिति में ममता बनर्जी को पूरे देश में लोग शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेरा अपना मानना ये है, मेरी अपनी कैलकुलेशन है। इसकी वजह वो भी तो वो ब्राह्मण है। नहीं, निश्चित रूप से ब्राह्मण है, और अगर आएंगे तो ब्राह्मण उनको सपोर्ट करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो मैं समझ पाया हूं मैम, कि बहुत बड़ी जो यहाँ की आबादी हमारे देश की, वो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो यहाँ पे होल्ड करता है। और हिंदी भाषी क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है जो यहां से जुड़ा हो, जो यहाँ की चीजों को समझता हो। मोदी ने क्या काम किया, इसी हिंदीवादी क्षेत्र को लेकर अपनी सारी रणनीति बनाई, और सब कुछ जो इन्होंने झूठ जो फैलाया वो इसी को लेकर यहाँ सब कुछ फैलाया, तो लोग इसके बहकावे में आ गए। दूसरा, इनके पास में ईवीएम था। तो यहाँ पे इस तरह का व्यक्ति होना, मेरा अपना आकलन ये है कि बहुत जरूरी है। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।